वेलकम टू ऑन द वे ऑफ इंटीग्रेटेड मैन। ब्रदर, तुमको याद होगा जब हम बचपन में गेम खेला करते थे, कोई भी कार रेस या बाइक रेस वाली, तो हम जब फर्स्ट बार उस गेम को खेलते थे तो जनरली हम उसमें फेल ही होते थे, यानी कि उस पार्टिकुलर लेवल को हम फर्स्ट टाइम में पार नहीं कर पाते थे। लेकिन दूसरे या तीसरे बार में हम उसको आसानी से पार कर जाते थे। क्यों? क्योंकि हमको दूसरे और तीसरे बार तक ये मालूम चल जाता था कि इस बीच में, यानी कि इस पूरे जर्नी में कौन कौन से हर्डल आएंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी। सो हम उस लेवल को आसानी से पार कर जाते थे। अगर तुम एक कंपल्सिव पोर्न यूजर हो एंड यू कंसीडर योरसेल्फ एन एडिक्ट, तो सेम टेक्निक तुमको यहाँ पे भी काम करेगी। यानी कि अगर तुमको पहले से ही मालूम हो कि मेरे को किस किस डिफिकल्टी या किस किस फेजेस से होके गुजरना पड़ेगा, तो इस एडिक्शन का क्योर तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ये जर्नी तुम्हारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। सबसे पहले तो डाउट आता है कि क्या टाइम होगा, यानी कि इस एडिक्शन से निकलने में ब्रदर मेरे को कितना टाइम लगेगा। ये तमाम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग किसी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं 30 डे में तुम रिकवर हो जाओगे, 20 डे में तुम रिकवर हो जाओगे, 90 डे में, या 120 डे या 150 डे में तुम रिकवर हो जाओगे। टाइमिंग का कोई गारंटी नहीं है। टाइमिंग डिपेंड करता है तुम्हारे सीवियरिटी ऑफ सिम्टम पे, तुम्हारे एज पे, तुम्हारे एडिक्शन कब से तुमने स्टार्ट किया उस चीजों पे। जनरली ये देखा गया है जिनका एज ज्यादा है और उनको पोर्न और मास्टरबेशन का एडिक्शन एडल्टहुड में लगा है, यानी कि एट द एज ऑफ 18, 20 इन सब में लगा हुआ है, और उनकी एज बिटवीन 20s या 30s में है, उनको इस एडिक्शन को खत्म करने में कम टाइम लगता है एज कंपेयर उनको जिनका एडिक्शन टीनेज में ही स्टार्ट हो गया था। यानी कि जिन्होंने पोर्न और मास्टरबेशन का कंपल्सिव यूज अपने 14 ईयर या 15 ईयर के एज से ही स्टार्ट कर दिया था, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि उनके लिए जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो पोर्न और मास्टरबेशन ही होता है। बट डोंट वरी, सबके लिए क्योर है। यही है कि एक के लिए अगर महीना भर या 90 दिन लग रहा है तो दूसरे के लिए 6 महीना या साल भर लगेगा, लेकिन कोई इस जर्नी में फेल नहीं होगा। एवरीवन हैव एबिलिटी टू बीट दिस एडिक्शन, दैट्स आई गारंटी यू। टाइमिंग डिपेंड करता है तुम्हारे सीवियरिटी ऑफ सिम्टम पे कि कितना सीवियर तुम्हारे सिम्टम्स हैं। कई लोग हैं जिनको बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ड्यू टू दिस पोर्न यूज, सो उनको थेरेपी और काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो टाइमिंग का तो कोई श्योरिटी नहीं है। तुम्हारे इस जर्नी में एक फेज आएगा हाइपर सेक्सुअलिटी या क्रेविंग की, जब तुम डिसीजन लोगे कि अब मेरे को पोर्न या मास्टरबेशन नहीं वॉच करना है और मैं 150 दिन तक नहीं वॉच करूंगा। तो कई बार क्या होता है कि फर्स्ट बॉल क्लीन बोल्ड, आज ही डिसीजन लिया और आज ही शाम को स्लिप हो गया। तुम्हारे इस जर्नी में जो सबसे पहला डिफिकल्टी जाएगा वो आएगा हाइपर सेक्सुअलिटी और क्रेविंग की। तुम्हें इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा होगी, डिजायर होगी टू रिलीज, टू मास्टरबेट, टू वॉच पोर्न। तुमको लगेगा कि यार आई नीड दिस, मेरे बॉडी को ये चाहिए, बस एक बार मैं कर लूं, उसके बाद से नहीं। इस तरीके की तमाम क्रेविंग्स आएंगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये क्रेविंग उनकी हाइपर सेक्सुअलिटी की वजह से है, क्योंकि उनका सेक्स ड्राइव बहुत हाई है। बट नो ब्रो, ये क्रेविंग होती है उनके डोपामिन सिस्टम की वजह से। कंपल्सिव पोर्न यूज की वजह से उन्होंने अपने डोपामिन सिस्टम की जो नॉर्मल लेवल होता है उसको ही हाई पे कर रखा है, और जब वो पोर्न यूज करना छोड़ देते हैं तो उनका ब्रेन, यानी कि उनकी ब्रेन फिर से उसी लेवल को अचीव करना चाहती है जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज से पॉसिबल नहीं है। उनको ब्रेन बार बार पोर्न वॉच करने के लिए स्टिमुलेट करता है, हाई अर्जेस देता है कि मेरे को वो डोपामिन लेवल चाहिए। और बहुत सारे लोग यही फेल भी हो जाते हैं और फिर से उसी साइकिल में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हाइपर सेक्सुअलिटी और क्रेविंग की फेज में बहुत बार फेल हुए हैं, अगेन फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। सो ब्रदर, यू हैव टू नो दिस फेज कि ये फेज है, ये भी गुजर जाएगा। कितना भी हाई अर्जेज हो, उसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर तुम मास्टरबेट या इजैकुलेट नहीं करोगे तो तुमको कुछ सीवियर चीजें हो जाएंगी। नो, दैट्स ओनली तुम्हारे ब्रेन गेम है, वो बार बार आएंगे। यू हैव टू डील विद दैट। इसीलिए हम इसमें कोपिंग स्किल्स और तमाम चीजों का टूल्स एंड टेक्निक्स बताते हैं कैसे इस हाइपर सेक्सुअलिटी की फेज से बाहर निकला जाए। एक दूसरा फेज होता है फ्लैट लाइन। ये भी बहुत सारे पोर्न एडिक्ट को एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बेसिकली फ्लैट लाइन में होता क्या है कि ये जनरली आता है अपने हाइपर सेक्सुअलिटी या क्रेविंग वाले फेज के बाद। इसमें होता क्या है कि एडिक्ट का सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर एकदम खत्म हो जाती है, उसकी इरेक्शन भी नहीं होता है, उसको मॉर्निंग वुड भी नहीं होता है, एंड इस टाइम में एडिक्ट थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। इस फेज को डेड एडिक्ट भी बोला जाता है। उसको लगता है कि यार आई लॉस्ट माई सेक्सुअलिटी, मेरा क्या यही है, मेरी शादी कैसे होगी, मैं जीवन भर कमारा रह जाऊंगा, तमाम तरीके के थॉट आते हैं, क्योंकि उसको अब इरेक्शन हो नहीं रहा है।
सो इस फेज में गलती क्या करते हैं लोग, चले जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने। दे थिंक कि एक बार चेक करते हैं क्या मेरा सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड दे वॉच पोर्न। वो ये नहीं समझते हैं कि द फ्लैट लाइन एक बहुत बड़ा साइन है कि तुम्हारे ब्रेन में रिवायरिंग हो रही है। एक्चुअल में फ्लैट लाइन में होता क्या है कि तुम्हारा जो प्रीफ्रंटल ब्रेन है उसमें रिवायरिंग चल रही होती है, उसमें कुछ चेंजेस चल रहे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू गेट लेस सेक्स ड्राइव। ये फ्लैट लाइन तुम्हारा एक हफ्ते से लेके महीने या 2 महीने तक जाता है, बट इट इज नॉट अ परमानेंट। इस जर्नी में तुम्हें एक चीज तो क्लियर रखना पड़ेगा कि योर क्रेविंग, योर हाइपर सेक्सुअलिटी, योर फ्लैट लाइन या कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। एक तीसरा साइन या सिम्टम इस जर्नी में देखने को मिलता है इमोशनल टर्मोइल। व्हाट इज दिस? पूर्ण एडिक्ट अपने एडिक्शन वाले फेज में अपने सारे के सारे इमोशन को दबा के रखे होते हैं। एज एग्जाम्पल एक हमारे क्लाइंट है, उसने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ब्रदर लगभग पिछले 2-3 साल से मैं कभी रोया नहीं था। उसने बताया था कि एक फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी उसने पूरे उस जर्नी में रोया नहीं। ही वाज लाइक नम, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने बताया कि इस रिबूट जर्नी में आफ्टर 3 to 4 मंथ वो फर्स्ट टाइम रोया है, वो भी फॉर दैट पर्सन जिसकी डेथ 3 साल पहले हो चुकी है, उसके लिए उसने रोया। उसके बाद से वो फ्रिक्वेंटली पुराने चीजों को सोच के, पुराने लोगों को सोच के, पुराने जो भी चीजें उसके अंदर इमोशन थे उनके लिए वो रोता है, एंड वो उसको बहुत ही रिलीफ फील होता है। एंड ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि ड्यूरिंग एडिक्शन हम लोग थोड़ा सा इमोशनली इनएक्टिव या इमोशनली डेड हो जाते हैं। सो जितने भी इमोशंस को तुमने दबा के रखा हुआ है, वेदर इट इज योर एंगर, योर ग्रीफ, वो सब के सब बाहर आते हैं ड्यूरिंग इमोशनल टर्मोइल। ये जरूरी नहीं कि ये फेज सबको है, लेकिन आता है तो डोंट बी बॉदर कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को इतना इमोशनल क्यों आ रहा है। नो ब्रदर, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। एक अगली सिम्टम है जो कि कई लोगों में देखा गया है, डार्क ड्रीम की। अब डार्क ड्रीम और वेट ड्रीम में थोड़ा सा फर्क होता है। डार्क ड्रीम एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें तुम्हारी इमेजिनेशन या तुम्हें ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होंगे। जैसे कि तुम इस जर्नी में खुद ही ड्रीम कर रहे हो कि नहीं मैं स्लीप कर रहा हूँ, या कोई ऐसा सेक्सुअल सिचुएशन जो कि तुम डिजायर नहीं करते थे, या तुम्हारी कुछ फैंटेसी तुम्हें ड्रीम में आएगी। सो ये भी बहुत लोग में देखा गया है, और ड्यू टू दिस बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं कि व्हाई आई एम सीइंग दैट आफ्टर रिकवरी। नो ब्रो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक्सेप्ट इट। और एक चीज वेट ड्रीम की है। वेट ड्रीम यानी कि नाइट फॉल। अगर तुम सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो इस जर्नी में, नाइट ड्रीम इज अ वेरी कॉमन। कई लोगों को नाइट ड्रीम अगर अभी तक पूरे जीवन में नहीं हुआ होता है, उनको भी ड्यूरिंग दिस रिकवरी नाइट ड्रीम देखने को मिलता है, यानी कि वेट ड्रीम देखने को मिलता है। नाइट फॉल डज नॉट मीन कि तुम्हें रिलैप्स हुआ या स्लिप हुआ। हम तो इवन स्लिप या रिलैप्स को भी फेलियर नहीं मानते हैं, तो तुम नाइट फॉल को कैसे ऐसा सोच सकते हो? नो ब्रो, नाइट फॉल इज अ वेरी नेचुरल, डोंट बॉदर अबाउट इट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस फील करना, एंजाइटी फील करना। ये बहुत सारी चीजें भी इस जर्नी में आएंगी, बट ये कुछ चीजें मेजर हैं जिसके बारे में तमाम लोगों को नहीं पता होता है, और ड्यू टू दिस वो फील होते हैं। एंड आई हैव शेयर्ड दिस in next video. I will talk about how to beat this addiction completely. That's all for today. Your brother Vihan. See you tomorrow.